नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है द जेएस एजुकेशन हब पर। दोस्तों, ये डिक्टेशन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये डिक्टेशन पूरे चैप्टर का रहेगा तो थोड़ा लंबा रहने वाला है। इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लें। तो आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सन 1908 ईस्वी की बात है। स्टॉप। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। स्टॉप। चीला जाड़ा पड़ रहा था। स्टॉप। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। स्टॉप। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। स्टॉप। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। विराम। मैं घर को चलने लगा। स्टॉप। साथ में छोटा भाई भी था। स्टॉप। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। स्टॉप। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बंद पड़ा। स्टॉप। डरते डरते घर में घुसा। स्टॉप। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। स्टॉप। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। स्टॉप। अब पिटने का भय दूर हुआ। स्टॉप। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्कनपुर डाक खाने में डाल आओ। स्टॉप। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। स्टॉप। ये बड़ी ज़रूरी हैं। स्टॉप। पैरा। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। स्टॉप। हवा मज़ा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। स्टॉप। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। स्टॉप। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। स्टॉप। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। स्टॉप। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वान हो चुका था। स्टॉप। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झुरे जाते थे। स्टॉप। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। स्टॉप। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। स्टॉप। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थीं। स्टॉप। पैरा। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। स्टॉप। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। स्टॉप। उसमें पानी न था। स्टॉप। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। स्टॉप। बच्चे नटखट होते ही हैं। स्टॉप। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। स्टॉप। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में
उचकने की सूझी स्टॉप। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था स्टॉप। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है स्टॉप। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी कौमा, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा कौमा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी स्टॉप। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है स्टॉप। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहखे लगाए स्टॉप पैरा। गांव से मकनपुर जाते और मकनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं से ढेले डाले जाते थे स्टॉप। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था स्टॉप। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी स्टॉप। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था स्टॉप। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले कौमा कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई स्टॉप। मैं कुएं की ओर बढ़ा स्टॉप। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है स्टॉप। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया कौमा, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी स्टॉप। सांप ने फुसकार मारी या नहीं कौमा, ढेला उसे लगा या नहीं यह बात अब तक स्मरण नहीं स्टॉप। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिटियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी स्टॉप। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है कौमा, उसी भांति वे चिटिया क्या टोपी से निकल गई कौमा, मेरी तो जान निकल गई स्टॉप। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है स्टॉप। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी स्टॉप। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं चटके के कारण कुएं में गिर गया होता स्टॉप पैरा। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर स्टॉप। पतली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है स्टॉप। निराशा कौमा पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था स्टॉप। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे कौमा, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे स्टॉप। माँ की गोद की याद आती थी स्टॉप। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं कौमा, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी स्टॉप।
तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। स्टॉप। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। स्टॉप। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। स्टॉप। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। स्टॉप। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। स्टॉप। देर हो रही थी, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। स्टॉप। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। स्टॉप। पैरा। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। स्टॉप। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। स्टॉप। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। स्टॉप। कितना भयंकर निर्णय था विस्मयादि, पर जो मरने को तैयार हो, उसे क्या? क्वेश्चन मार्क। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। स्टॉप। और फल? क्वेश्चन मार्क। उसे फल की क्या चिंता? स्टॉप। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। स्टॉप। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। स्टॉप। पासा फेंक दिया था। स्टॉप। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। स्टॉप। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। स्टॉप। पैरा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। विराम। पैरा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से न कहता था। स्टॉप। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। स्टॉप। पैर। छोटा भाई भी नंगा हुआ। स्टॉप। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। स्टॉप। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरी से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। स्टॉप। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। स्टॉप। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। स्टॉप। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरमपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। स्टॉप। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। स्टॉप। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। स्टॉप। छोटा भाई रोने लगा। स्टॉप।
मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। स्टॉप। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। स्टॉप। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। स्टॉप। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। स्टॉप। पैरा। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा, कौमा, तब ध्यान से नीचे को देखा। स्टॉप। अकल चकरा गई। स्टॉप। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। स्टॉप। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, कौमा, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। स्टॉप। नीचे डंडा बंधा था, कौमा, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। स्टॉप। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। स्टॉप। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, कौमा, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। स्टॉप। उसकी प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। स्टॉप। धोती डैंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। स्टॉप। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्टॉप। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। स्टॉप। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। स्टॉप। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, कौमा, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, कौमा। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। स्टॉप। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। स्टॉप। उतरना तो था ही। स्टॉप। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। स्टॉप। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। स्टॉप। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। स्टॉप। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। स्टॉप। मुझे एक सूझी। स्टॉप। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। स्टॉप। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी, और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। स्टॉप। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, कौमा, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। स्टॉप। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए, और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर
कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। स्टॉप। आंखें चार हुई। स्टॉप। शायद एक दूसरे को पहचाना। स्टॉप। सांप को चक्षु सर्वा कहते हैं। स्टॉप। मैं स्वयं चक्षु सर्वा हो रहा था। स्टॉप। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। स्टॉप। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस और को आक्रमण करता है। स्टॉप। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। स्टॉप। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। स्टॉप। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। स्टॉप। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। स्टॉप। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। स्टॉप। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। स्टॉप। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। स्टॉप। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। क्वेश्चन मार्क। दो चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी और थी। स्टॉप। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। स्टॉप। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। स्टॉप। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। स्टॉप। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। स्टॉप। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। स्टॉप। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। स्टॉप। ऐसा करना उचित भी न था। स्टॉप। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। स्टॉप। बस एक सूरत थी। स्टॉप। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। स्टॉप। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। स्टॉप। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। स्टॉप। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। स्टॉप। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। स्टॉप। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। स्टॉप। पैरा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। स्टॉप। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। स्टॉप। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। स्टॉप। डंडा छूट पड़ा। स्टॉप। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। स्टॉप। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। स्टॉप। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीऊ सा कुछ लगा हुआ है। स्टॉप।
वह विष था। स्टॉप। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, कॉमा, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। स्टॉप। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। स्टॉप। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। स्टॉप। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। स्टॉप। पैरा। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। स्टॉप। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। स्टॉप। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। स्टॉप। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। विराम। उसकी चीख निकल गई। स्टॉप। पैरा। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। स्टॉप। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। स्टॉप। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। स्टॉप। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। स्टॉप। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। स्टॉप। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, कौमा। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। स्टॉप। वह देवी कृपा थी। स्टॉप। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। स्टॉप। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। स्टॉप। चिट्ठियों को धोती के चोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। स्टॉप। पैरा। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। स्टॉप। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। स्टॉप। जीत तो मेरी हो चुकी थी, कौमा, पर अपना निशान गवा चुका था। स्टॉप। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। स्टॉप। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। स्टॉप। पैरा। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। स्टॉप। केवल हाथों के सारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। स्टॉप। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही, कौमा, अधिक नहीं। स्टॉप। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। स्टॉप। बाहें भर गई थी। स्टॉप। छाती फूल गई थी। स्टॉप। धोकनी चल रही थी। स्टॉप। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। स्टॉप। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। स्टॉप।
ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, स्टॉप। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, स्टॉप। फिर किशनपुर के लड़के को, कॉमा, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, कॉमा। हम लोग आगे बढ़े, पूर्ण विराम।